साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है करंट अफेयर के लिए घटनासार पब्लिकेशन के द्वारा जो करंट अर्धवार्षिक 2023 नाम से करंट अफेयर की मैगजीन प्रकाशित की गई है, जिसमें आपका जुलाई 2023 से लेकर दिसंबर 2023 के करंट अफेयर को संकलित किया गया है। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है इसका जो आपका आर्थिक घटनाओं के अर्धवार्षिकी वाला जो सेक्शन है, उस सेक्शन को यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो ये जो पूरा आपका करंट अफेयर है वो आपके आगामी पीसीएस की परीक्षा, आपकी एपीएस की परीक्षा हो गई, या आरओ एआरओ की परीक्षा, या अन्य जो भी परीक्षाएं होंगी उन सभी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। चलिए प्रारंभ करते हैं। इससे पहला है बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट 2022-23 के बारे में। देखिए, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रुपाला द्वारा राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया गया? 26 नवंबर को। तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर 2023 को पशुपालन सांख्यिकी 2023 रिपोर्ट जारी की। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी, इसमें दूध, अंडा, मांस और ऊन के उत्पादन के बारे में आंकड़े दिए गए हैं। तो के उत्पादन 2022-23 का अनुमान वार्षिक एकीकृत नमूना सर्वेक्षण के परिणामों के आधार पर लगाया जाता है, जो देश भर में 3 मौसमों मार्च से जून, जुलाई से अक्टूबर और नवंबर फरवरी में आयोजित किया जाता है। ठीक है, ये जो सर्वेक्षण होते हैं ये 3 मौसमों में मार्च से जून और फिर जुलाई अक्टूबर और फिर आपका नवंबर से फरवरी में आयोजित किया जाता है। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2022-23 के जो मुख्य बिंदु हैं वो क्या है? पहला, भारत में वर्ष 2022-23 के दौरान कुल दुग्ध उत्पादन जो है वो 230.58 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो पिछले 5 वर्षों में 22.81% की वृद्धि दर्ज की गई है। जिसमें पिछले 5 वर्षों में 22.81% की वृद्धि दर्ज की गई है। कितना है? 230.58 मिलियन टन। 2022-23 के दौरान कुल दुग्ध उत्पादन में 15.72% हिस्सेदारी के साथ उत्तर प्रदेश सबसे अधिक दुग्ध उत्पादक राज्य रहा है। दूसरे नंबर पे आपका राजस्थान रहा है, तीसरे पे मध्य प्रदेश, चौथे पे गुजरात और पांचवे पे आंध्र प्रदेश रहा है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, फिर आपका मध्य प्रदेश, फिर चौथे पे गुजरात, फिर पांचवे पे आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। 2022-23 के दौरान कुल अंडा उत्पादन 138.38 बिलियन होने का अनुमान है। पिछले 5 वर्षों में इसमें जो वृद्धि दर्ज की गई वो कितना है? 33.31% की वृद्धि दर्ज की गई है। और कुल अंडा उत्पादन में 20.13% की हिस्सेदारी के साथ आंध्र प्रदेश सबसे अधिक अंडा उत्पादक राज्य है। तो सबसे अधिक अंडा उत्पादन कहाँ पे होता है? आंध्र प्रदेश। दूसरे नंबर पे तमिलनाडु है, तीसरे पे तेलंगाना है, चौथे पे पश्चिम बंगाल है और पांचवे पे कर्नाटका है। ध्यान रखिएगा, अंडा उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि दर वाला जो राज्य है वो है पश्चिम बंगाल। इसके पश्चात सिक्किम है और फिर आपका उत्तर प्रदेश है, जो वृद्धि दर जिसकी सबसे अधिक है। 2022-23 के दौरान देश में कुल मांस उत्पादन जो है वो 9.77 मिलियन टन होने का अनुमान है 22-23 के दौरान, जिसमें 2018-19 में 8.1 मिलियन टन के अनुमान की तुलना में विगत 5 वर्षों में 20.39% की वृद्धि दर्ज की गई है। कुल उत्पादन में 12.2% की हिस्सेदारी के साथ उत्तर प्रदेश सबसे अधिक मांस उत्पादक राज्य है। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, तीसरे पे महाराष्ट्र है, चौथे पे आंध्र प्रदेश है, पांचवे पे तेलंगाना। तो मांस उत्पादन में नंबर 1 पर आपका उत्तर प्रदेश, दूसरे पे पश्चिम बंगाल, तीसरे पे महाराष्ट्र है, चौथे पे आंध्र प्रदेश और पांचवे पे तेलंगाना है। भारत में मांस उत्पादन में सर्वाधिक वार्षिक वृद्धि दर वाला जो राज्य है वो है सिक्किम, जहां पे 63.08% की वृद्धि दर्ज की गई है। और वही दूसरे नंबर पे मेघालय है। फिर इसके बाद आपका गोवा आता है। वर्ष 2022-23 के दौरान कुल ऊन उत्पादन 33.61 मिलियन किलोग्राम होने का अनुमान है, जिसमें 2018-19 के दौरान 40 से 42 मिलियन किलोग्राम के अनुमान की तुलना में विगत 5 वर्षों में 16.84% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। मतलब इसमें कमी हुई है। ठीक है, जहां अनुमान कितना था 40 से 42 मिलियन किलोग्राम का, वहीं हुआ कितना है 33.61 मिलियन किलोग्राम। मतलब इसमें कमी आई है। देखिए 47.98 हिस्सेदारी के साथ ऊन उत्पादन में राजस्थान सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो ऊन उत्पादन में नंबर 1 पर आपका राजस्थान है, दूसरे पे जम्मू कश्मीर है, तीसरे पे गुजरात है, चौथे पे महाराष्ट्र है। ऊन उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने वाला जो राज्य है वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। तो ऊन उत्पादन में नंबर 1 पर राजस्थान है, दूसरे पे जम्मू कश्मीर, तीसरे पे गुजरात, चौथे पे महाराष्ट्र है। अब बात करते हैं विश्व बैंक की प्रवासन और विकास रिपोर्ट 2023 के बारे में। तो 18 दिसंबर 2023 को जारी विश्व बैंक की प्रवासन और विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार इस वर्ष भी भारत प्रवासियों से प्राप्तियों के मामले में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। इस वर्ष
प्रवासी भारतीयों ने अनुमानित 125 अरब डॉलर की राशि भारत को भेजी। दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में प्रवासियों द्वारा भेजी जाने वाली राशि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कुल मिलाकर दक्षिण एशिया से भारत भेजी जाने वाली राशि जो है वो कितनी है, 7.2% बढ़ी है। इस मामले में अन्य जो शीर्ष 5 देश हैं, तो नंबर 1 पे भारत है, दूसरे पे मैक्सिको है, तीसरे पे चीन है, चौथे पे फिलीपींस और पांचवें पे मिस्र है। संयुक्त राज्य अमेरिका में श्रम बाजार में शक्ति और यूरोप में रोजगार वृद्धि के कारण प्रवासियों द्वारा भारत में अनुमान से भी अधिक धन भेजा गया। संयुक्त राज्य अमेरिका प्रेषण का सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। कमजोर वैश्विक आर्थिक गतिविधि के प्रक्षेप वक्र के आधार पर एलएमआईसी निम्न और मध्यम आय वाले देश में प्रेषण की वृद्धि 2024 में 3.1% तक कमजोर होने की उम्मीद है। पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में प्रेषण अनुमानित 3% से बढ़ करके 2023 में $133 मिलियन तक पहुंच गया है। यहां पर ये बहुत आंकड़ों की आपको जरूरत नहीं है, यहां पे आई सीधे। रिपोर्ट के अनुसार मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में लगातार दूसरे वर्ष प्रवासियों की ओर से भेजे जाने वाले धन में गिरावट दर्ज की गई। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में विश्व बैंक के अनुसार प्रवासियों से धन पाने में भारत का शीर्ष स्थान पर रहना इस बात का संकेत है कि प्रवासी भारतीयों का अपने देश की अर्थव्यवस्था पर विश्वास बना हुआ है। आगे चलते हैं एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट 2024 के बारे में। देखिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की वर्ष 2024 की एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट नवंबर 2023 में जारी हुई। ध्यान रखिएगा, एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। देखिए, मार्केटिंग आवर फ्यूचर, जो इसका शीर्षक क्या रहा है इस रिपोर्ट का, मेकिंग आवर फ्यूचर न्यू डायरेक्शंस फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड द पैसिफिक। मेकिंग आवर फ्यूचर न्यू डायरेक्शंस फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड द पैसिफिक शीर्षक से जारी इस रिपोर्ट में भारत सहित एशिया प्रशांत क्षेत्र में विकास परिदृश्य पर प्रकाश डाला गया है। देखिए, यूएनडीपी की यह रिपोर्ट देश में दीर्घकालिक प्रगति के साथ साथ असमानता एवं व्यापक व्यवधानों का चित्रण करती है। इसमें बताया गया है कि भारत उच्च आय एवं धन असमानता वाले शीर्ष देशों में उभरा है। रिपोर्ट के अनुसार 2000 से लेकर 2022 के दौरान भारत में प्रति व्यक्ति आय में तेजी से वृद्धि दर्ज की गई है, और जब यह $442 से बढ़ करके कितना हो गया, $2379 हो गया है। 442 से लेकर के ये कितना हो गया है, $2389 हो गया है। जहां 2000 में $442 था, वहीं 2022 में कितना हो गया, $2389 हो गया है। इस वृद्धि ने बड़ी संख्या में लोगों को निर्धनता के जाल से बाहर निकाला तथा जनसंख्या के बड़े भाग के रहन सहन के स्तर में सुधार किया है। इसके साथ ही देश में निर्धनता अनुपात 2004 से लेकर 2019 के बीच 40% से घट करके 10% हो गया है। निर्धनता अनुपात मतलब प्रतिदिन की आय की दृष्टि से जो $2.15 से अधिक कमा रहा है। ठीक है। रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ साथ आय एवं संपत्ति की असमानता में वृद्धि एक बड़ी चुनौती बनी है। मतलब लोगों की आय में तो वृद्धि हुई है, साथ साथ जो डिफरेंसेस है लोगों के बीच में, मतलब आय की असमानता, वो ही बढ़ रही है। रिपोर्ट में दिए गए एक अन्य आंकड़े के अनुसार 2015-16 एवं 2019-21 के दौरान देश में बहुआयामी निर्धनता 25% से घट करके 15% रह गया है। यह दर्शाता है कि संदर्भित अवधि में न केवल आय के स्तर में बल्कि मानव विकास के अन्य पहलुओं में भी बड़े पैमाने पर सुधार जनसंख्या के बड़े भाग में हुए हैं। निर्धनता देश के कुछ ही राज्यों में केंद्रित होने की बात भी रिपोर्ट में कही गई है। इसमें बताया गया है कि इन सफलताओं के बावजूद निर्धनता उन राज्यों में केंद्रित है जहां देश की 45% जनसंख्या निवास करती, किंतु 62% निर्धन इन्हीं राज्यों में है। इसके अलावा रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन समूहों के दोबारा गरीबी में जाने का खतरा है उनमें महिलाएं, अनौपचारिक श्रमिक और अंतर्राज्यीय प्रवासी शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र इस वर्ष वैश्विक आर्थिक विकास में 2/3 का योगदान देगा, 2/3 का। लेकिन आय और धन की असमानताएं बनी रहेंगी, विशेषतः दक्षिण एशिया में, जहां सबसे धनी 10% लोग कुल आय के आधे पर नियंत्रण रखते हैं। इस प्रकार एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट 2024 दीर्घकालिक प्रगति के साथ साथ असमानता और व्यापक व्यवधान की स्थिति का चित्रण करती है। एक अशांत विकास परिदृश्य की भविष्यवाणी करती है और मानव विकास को बढ़ावा देने के लिए नई दिशाओं का आह्वान करती है। आगे बढ़ते हैं। लीड्स 2023 सर्वे रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश दूसरे वर्ष भी बना अचीवर प्रदेश। देखिए, दिसंबर 2023 में जारी लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स
ये शॉर्ट में लीड्स कहते हैं, सर्वे रिपोर्ट 2023 में यूपी को लगातार दूसरे साल अचीवर्स प्रदेश की सूची में शामिल किया गया है। रिपोर्ट में यूपी को लैंडलॉक राज्यों की श्रेणी में अचीवर्स घोषित किया गया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से राज्यों में लॉजिस्टिक पर आधारित सर्वे में यूपी को यह उपलब्धि प्राप्त हुई है। लीड सभी 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लॉजिस्टिक, बुनियादी ढांचे, सेवाओं व मानव संसाधनों का आकलन करने के लिए स्वदेशी डाटा सूचकांक है। इसमें राज्यों को 4 श्रेणियों, कोस्टल मतलब तटीय, लैंडलॉक्ड भू आबद्ध, नॉर्थ ईस्ट और संघ शासित राज्यों में बांटा गया है। 4 श्रेणियों के लिए राज्यों में अचीवर्स, फास्ट मूवर्स और एस्पायर्स की रैंकिंग दी जाती है। देखिए, रिपोर्ट में कोस्टल श्रेणी में आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक को अचीवर घोषित किया गया। कोस्टल श्रेणी में आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक को। वहीं लैंडलॉक जो कैटेगरी है, इसमें यूपी, हरियाणा, तेलंगाना और पंजाब, यूपी, हरियाणा, तेलंगाना और पंजाब शामिल हैं। नॉर्थ ईस्ट श्रेणी में असम, सिक्किम और त्रिपुरा, असम, सिक्किम और त्रिपुरा, जबकि संसद श्रेणी में चंडीगढ़ और दिल्ली शामिल है। यूपी की उपलब्धि के पीछे लॉजिस्टिक और रोड नेटवर्क क्षेत्र में किए गए बेहतर कार्यों को माना जा रहा है। एस्पायर्स श्रेणी में या सूची में कोस्टल में गोवा, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है। गोवा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। लैंडलॉक श्रेणी में बिहार है, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और झारखंड है। और नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर, मेघालय और मिजोरम है। संघ शासित में दमन, दीव, दादरा नगर हवेली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। वहीं फास्ट मूवर्स के लिए कोस्टल श्रेणी में आपका केरल है, केरल, महाराष्ट्र है। और लैंडलॉक में मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड है। नॉर्थ ईस्ट श्रेणी में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड तथा संघ शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और पुडुचेरी शामिल हैं। अब बात करते हैं रबी मौसम 2023-24 के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी के निर्धारण के बारे में। देखिए, रबी मौसम 2023-24 ये आपका 1 अक्टूबर 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक चलेगा। के दौरान सभी फॉस्फेटिक एवं पोटाश उर्वरक किसानों को आसानी से रियायती दर पर उपलब्ध कराने के लिए इन उर्वरकों के पोषक तत्व आधारित सब्सिडी की नई दरों को मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 26 अक्टूबर 2023 को प्रदान की है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति की इस बैठक में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश व सल्फर जैसे विभिन्न पोषक तत्वों से युक्त फॉस्फेट व पोटाश उर्वरकों के लिए निम्नलिखित पोषक तत्व आधारित सब्सिडी रबी सत्र 2023-24 के लिए स्वीकृत की गई है। इसमें आपका नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन के लिए कितना है, देखिए नाइट्रोजन का जो है वो सब्सिडी प्रति किलोग्राम 47.02 रुपीज़ है। पोटाश के लिए जो है आपका 20.82 रुपीज़ है। और आपका नाइट्रोजन हो गया, पोटाश हो गया, एक सेकंड, नहीं, पी वाला आपका फास्फोरस है, पी आपका फास्फोरस है 20.82, पोटाश हो गया आपका के 2.38 है और सल्फर हो गया आपका 1.89। ठीक है। मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित उपयुक्त पोषक तत्व आधारित सब्सिडी का परिव्यय कितना है, 22,303 करोड़ रुपए आकलित किया गया है। उपर्युक्त रासायनिक उर्वरकों में यूरिया, जिसमें नाइट्रोजन होता है, का मूल्य सरकार निर्धारित करती है। यूरिया का मूल्य सरकार निर्धारित करती है, जबकि न्यूट्रिएंट्स आधारित फर्टिलाइजर्स अर्थात डीएपी, एनपीके व एमओपी जैसे मिश्रित उर्वरकों का मूल्य कंपनियां ही निर्धारित करती हैं। हालांकि इन पर सरकार पूरी नजर रखती है ताकि किसानों को उचित मूल्य पर उर्वरकों की उपलब्धता बनी रहे। अब बात करते हैं एफएटीएफ की समीक्षा रिपोर्ट के बारे में। देखिए, एफएटीएफ का मतलब क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। 27 अक्टूबर 2023 को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अपनी समीक्षा रिपोर्ट में केमैन आइलैंड्स, पनामा, जॉर्डन और अल्बानिया आदि देशों को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाने की घोषणा की, जबकि बुल्गारिया को ग्रे लिस्ट में शामिल किया है। देखिए, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में ऐसे क्षेत्राधिकार शामिल होते हैं जो संगठन के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद विरोधी वित्तपोषण और प्रसार वित्त पोषण मानकों को पूरा नहीं करते हैं। इस लिस्ट में रखे गए देशों पर तब तक निगरानी बढ़ाई जाती है जब तक कि उनके नियामक ढांचे में व्याप्त कमियों का समाधान नहीं हो जाता है। ये जो आपका एफएटीएफ है कि ब्लैक लिस्ट में उत्तर कोरिया, ईरान और म्यांमार शामिल हैं। आगे चलते हैं। एफएटीएफ के वैश्विक नेटवर्क के प्रतिनिधियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के पर्यवेक्षकों ने पेरिस में एफएटीएफ मुख्यालय में इन चर्चाओं में भाग लिया। देखिए, एफएटीएफ आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए क्राउड फंडिंग पर एक प्रमुख रिपोर्ट प्रकाशित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अतिरिक्त फरवरी 2023 में अनुमोदित
FATF ने अपने 40वें सदस्य के रूप में इंडोनेशिया का स्वागत किया है। मार्च 2022 में घोषित रूसी संघ की सदस्यता का निलंबन बरकरार। देखिए, जो रूस आपका पहले FATF का सदस्य था, अब वो सदस्य नहीं, उसे निलंबित किया गया है। वहीं एक नया सदस्य जो है 40वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, किसे? इंडोनेशिया को। तो ये फैक्ट आप जरूर याद रखिएगा कि किसे शामिल किया गया, इंडोनेशिया को। आगे बढ़ते हैं। ज्यूरिख दुनिया का सबसे महंगा और दमिश्क सबसे सस्ता शहर बना है, मतलब आकलित किया गया है। दिसंबर 2023 में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने दुनिया के सबसे महंगे शहरों की वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट या लिविंग 2023 रिपोर्ट जारी की है। इसमें सिंगापुर और ज्यूरिख महंगाई के मामले में एक साथ शीर्ष स्थान पर हैं। देखिए, वर्ष 2022 में स्विट्जरलैंड का शहर ज्यूरिख छठे स्थान पर था, लेकिन इस बार न्यूयॉर्क को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष पर पहुंच गया। वहीं सिंगापुर ने पिछले 11 सालों में नौवीं बार रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क सूची में तीसरे स्थान पर है। तो आप ध्यान रखिएगा, सबसे महंगा शहर कौन सा है? सिंगापुर और ज्यूरिख है। और सबसे सस्ता कौन सा है? वो आपका दमिश्क है। ठीक है, सब आपका दमिश्क है। देखिए, युद्ध के कारण प्रतिबंधों ने रूबल को कमजोर किया, जिससे मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में भी सर्वाधिक गिरावट देखी गई है। जो सबसे सस्ता शहर है वो आपका सीरिया का दमिश्क है, ईरान का तेहरान है, लीबिया का त्रिपोली है, पाकिस्तान कराची है, उज्बेकिस्तान का ताशकंद है। तो सबसे सस्ता कौन सा है? सीरिया का दमिश्क है। और यह सूची में जो है 173वें स्थान पर रहा है। और इस रिपोर्ट के अनुसार, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में सबसे सस्ता शहर कौन सा है भारत में? वो है अहमदाबाद। इसके बाद उसके बाद चेन्नई का नंबर आता है। अहमदाबाद सबसे सस्ता है, उसके बाद चेन्नई का है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे महंगा शहर कौन सा है? मुंबई। उसके बाद आपका कौन सा है? नई दिल्ली है, फिर बेंगलुरु है। आगे चलते हैं। अगला है, विश्व की सबसे ऊंची परमाणु सुविधा कहां पर स्थापित की गई? बोल्विया में। देखिए, रूस के परमाणु ऊर्जा निगम रोसाटॉस ने बोल्विया के एल एल्टो में समुद्र तल से लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर पर्वत उल्का में एक अनुसंधान रिएक्टर दबाव पोत स्थापित करके एक रिकॉर्ड बनाया है। इसके साथ ही अब यह विश्व की सबसे ऊंची परमाणु सुविधा बन गई है बोल्विया में। बोल्विया आपका दक्षिण अमेरिकी देश है, ध्यान रखिएगा। रोसाटॉम ने बोल्वियन एजेंसी फॉर न्यूक्लियर एनर्जी की ओर से इस परियोजना का निर्माण किया है। रूसी उपकरण वाला यह रिएक्टर कॉम्प्लेक्स बोल्विया को मौलिक और व्यवहारिक वैज्ञानिक अनुसंधान करने की अनुमति देगा। यह लिथियम उद्योग सहित विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के विकास के लिए अतिरिक्त उपकरण प्रदान करेगा। यह अनुसंधान रिएक्टर रेडियो आइसोटोप्स का उत्पादन भी सुनिश्चित करेगा। इस केंद्र की सुविधाओं का निर्माण कार्य को पूरा करने का लक्ष्य वर्ष 2025 निर्धारित किया गया है। आगे चलते हैं। रेलवे से जुड़ी दो कंपनियां इरकॉन और राइट्स लिमिटेड को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। ध्यान रखिएगा, रेल मंत्रालय के तहत इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और राइट्स लिमिटेड को क्रमशः 15वें और 16वें नवरत्न कंपनी का दर्जा 12 अक्टूबर 2023 को दिया गया है। तो 15वें नंबर का जो नवरत्न कंपनी है वो इरकॉन है, 16वें पे राइट्स लिमिटेड है। तो इस प्रकार से देखिए, दोनों कंपनियां केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में शामिल है। इससे पहले भारत में कुल आपके 14 नवरत्न कंपनियां थी, अब जो है कितनी हो गई हैं? 16 हो गई। ध्यान रखिएगा, नवरत्न कंपनियां आपकी 16 हो गई हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा राइट्स लिमिटेड और इरकॉन के बारे में बात करें तो राइट्स लिमिटेड कॉरपोरेशन में आने के 50वें वर्ष में प्रवेश करते हुए राइट्स लिमिटेड भारत में एक अग्रणी परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर, परामर्श और इंजीनियरिंग फर्म है। यह परिवहन, रेलवे, रोलिंग स्टॉक के निर्यात, राजमार्ग, हवाई अड्डे, महानगर, शहरी इंजीनियरिंग, बंदरगाह, जलमार्ग और ऊर्जा प्रबंधन के विभिन्न क्षेत्रों में सेवाएं देती हैं। वहीं इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, इरकॉन को इनकॉर्पोरेट हुए 47 वर्ष हो चुके हैं और यह भारतीय रेलवे के निर्माण कार्यों का संचालन कर रही है। इसकी मुख्य क्षमता रेलवे, राजमार्ग और एक्स्ट्रा हाई टेंशन सब स्टेशन इंजीनियरिंग और निर्माण में है। इरकॉन भारत के कई राज्यों सहित अन्य देशों में भी अपने कार्य का संचालन करती है। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में 10,750 करोड़ रुपए का समेकित वार्षिक कारोबार किया और 765 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया। किसी कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिलने का मतलब है कि उसके व्यापार में विस्तार और बढ़ोतरी होना। इससे उसके रेवेन्यू, बिजनेस और कर्मचारियों को अधिक लाभ मिलने की संभावना बढ़ जाती है। नवरत्न दर्जे से कंपनियों को बाजार की विश्वसनीयता बढ़ाने और बड़े आकार के PPP परियोजनाएं आरंभ करने में लाभ होता है। वित्त मंत्रालय द्वारा रेलवे से जुड़ी इन दोनों कंपनियों राइट्स लिमिटेड और इरकॉन
को नवरत्न कंपनी का दर्जा देने के बाद अब दिसंबर 2023 तक देश में नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी हो गई? 14 से बढ़कर के 16 हो गई है। तो भारत में जो ये 16 नवरत्न कंपनियां, उनके नाम एक बार चाहे तो देख सकते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, वेल, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड एमटीएनएल, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को, राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड एनबीसीसीएल, नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, रेल विकास निगम लिमिटेड, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, इरकॉन और राइट्स लिमिटेड। आगे बढ़ते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट 2022 के बारे में। देखिए, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के महानिदेशक, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के महानिदेशक डेरेन टैग द्वारा नवंबर 2023 में वार्षिक विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक WIPO रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार ट्रेडमार्क और डिजाइन के लिए वैश्विक फाइलिंग में गिरावट के बावजूद दुनिया भर के इनोवेटर्स ने 2022 में 3.46 मिलियन पेटेंट आवेदन जमा किए हैं, जो लगातार तीसरे वर्ष की वृद्धि है। इस पेटेंट बढ़ोतरी में योगदान देने वाले शीर्ष देशों में चीन, अमेरिका, जापान, कोरिया, गणराज्य और जर्मनी शामिल हैं। चीन, अमेरिका, जापान और कोरिया, गणराज्य और जर्मनी शामिल है। नंबर 1 पर आपका चीन है। चीन में स्थित आवेदकों ने 2022 में घरेलू और विदेशी दोनों क्षेत्रों को कवर करते हुए लगभग 1.58 मिलियन पेटेंट आवेदन दायर किए हैं। चीन के बाद अमेरिका का नंबर है, फिर जापान का, फिर कोरिया, गणराज्य और फिर जर्मनी का नंबर आता है। लेकिन चीन के पेटेंट आवेदनों की दर 2021 में 6.8% से घटकर 2022 में कितनी हो गई? 3.1% हो गई है। इस बीच भारत के निवासियों द्वारा पेटेंट आवेदनों में 2022 में 31.6% की वृद्धि दर्ज की गई, 31.6% की वृद्धि दर्ज की गई, जिससे शीर्ष 10 फाइलर्स में किसी भी अन्य देश की तुलना में 11 साल में तेज वृद्धि हुई है। ठीक है, यहां पर देखिए, दीर्घकालिक प्रवृत्ति को जारी रखते हुए अधिकांश आईपी फाइलिंग गतिविधियां एशिया में हुई। 2022 में एशिया में वैश्विक पेटेंट फाइलिंग में ये कितनी वो है, इसको छोड़ दीजिए। देखिए, ट्रेडमार्क आवेदनों को 2022 में मंदी का सामना करना पड़ा। आवेदन वर्ग की संख्या में 14.5% की कमी आई। यहां भी संख्या आपको याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए, हालांकि 2022 में शीर्ष 20 देशों में से 14 देशों की फाइलिंग में कमी देखी गई, जिसमें चीन की फाइलिंग में लगभग 21% की गिरावट दर्ज की गई। देखिए, 2022 में औद्योगिक डिजाइन अनुप्रयोग में 2.1% की कमी आई। कुल 1.5 मिलियन अनुप्रयोगों में से लगभग 1.5 मिलियन डिजाइन थे। देखिए, इस मामले में तुर्की, ब्राजील, भारत, इटली और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में सर्वाधिक वृद्धि देखी गई है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, दायर किए गए आवेदनों में जो है आपका 8,41,164 डिजाइनों के साथ दुनिया शीर्ष पर है। दूसरे नंबर पे तुर्की है, तीसरे पे जर्मनी है, चौथे पे अमेरिका। ध्यान रखिए, चीन नंबर 1 पर है, तुर्की दूसरे पे, जर्मनी तीसरे पे, अमेरिका नंबर 4 पे है। यहीं पे आगे चलते हैं। इसमें देखिए, 91 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय प्राधिकरणों के डेटा से पता चलता है कि 2022 में अनुमानित 58,400 संरक्षित भौगोलिक संकेतक GI अस्तित्व में है। 2022 में चीन में 9,571 GI थे के क्षेत्र में सबसे अधिक GI लागू थे। उसके बाद हंगरी 7,843, जर्मनी 7,386 और चेक गणराज्य 6,383 थे। वाइन और स्पिरिट से संबंधित GI टैग का योगदान 2022 से कुल वैश्विक GI में का आधा 50.60% था, जबकि कृषि उत्पादों और खाद्य पदार्थों का 43.1% और हस्तशिल्प का 4.2% था। आगे चलते हैं वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग 2023 के बारे में। नवंबर 2023 में जारी रैंकिंग के अनुसार भारत 72 यूनिकॉर्न कंपनियों के साथ 72 यूनिकॉर्न कंपनियों के साथ वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग 2023 में तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तीसरे स्थान पर है। तो ध्यान रखिएगा, जर्नलिस्ट आर के अनुसार, शोध के अनुसार देश के यूनिकॉर्न जो है कुल वैश्विक यूनिकॉर्न मूल्य में 5% का महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। वैश्विक रैंकिंग में जगह बनाने वाली पहली कंपनी जो थी वो बाइजू थी। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, कुल यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या के मामले में चीन जो है दूसरे स्थान पर है। और वहीं दुनिया भर में यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या सबसे अधिक कहां पे है?
668 कहाँ पर है? अमेरिका में। ठीक है, चीन में 172 है। तो देखिए सबसे अधिक यूनिकॉर्न कंपनी आपका अमेरिका में, दूसरे नंबर पे चीन है, तीसरे पे भारत है। आगे चलते हैं। आगे एक सेकेंड, इन सब की आपको याद करने की बहुत जरूरत नहीं है। यहाँ आते हैं। विद्युत मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में विद्युत उत्पादन की क्षमता 417 गीगावाट है। विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार मई 2023 के अंत में देश की विद्युत की कुल जो स्थापित क्षमता रही है, विद्युत की कुल 4,17,668 मेगावाट स्थापित क्षमता में 2,37,269 मेगावाट क्षमता जीवाश्म ईंधन अर्थात फॉसल फ्यूल से, 46,850 मेगावाट जल विद्युत की तथा 6,780 मेगावाट नाभिकीय विद्युत की तथा 1,25,692 मेगावाट क्षमता अन्य नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में थी। इस प्रकार कुल विद्युत क्षमता में 56.8% जो है भाग जीवाश्म विद्युत का, जबकि जल विद्युत क्षमता का भाग जो है वो 11.2% है। नाभिकीय क्षमता का 1.6, ध्यान रखिए नाभिकीय का जरूर याद रखिएगा कि नाभिकीय विद्युत क्षमता कितनी है, 1.6% है। नवीकरणीय विद्युत का भाग जो है 30.2% था। कुल विद्युत स्थापित क्षमता में 49.1% भाग, कुल विद्युत स्थापित क्षमता में 49.1% भाग जो है वो कोयला आधारित विद्युत का है, कोयला आधारित विद्युत का है। ठीक है, 1.6% लिग्नाइट आधारित विद्युत का, जबकि 6.6% गैस आधारित विद्युत का है और 0.1% भाग जो है वो डीजल आधारित विद्युत का है। इन चारों की गणना तापीय विद्युत में की जाती है। किसकी किसकी? जो लिग्नाइट आधारित होता है, कोयला आधारित, ठीक है, डीजल आधारित, कोयला आधारित हो गया, लिग्नाइट आधारित हो गया, गैस आधारित और आपका डीजल आधारित, ये चार के चारों जो है आपके ताप विद्युत में आते हैं। विद्युत उत्पादन में वर्तमान में भारत का जो स्थान है, विद्युत उत्पादन में वर्तमान में भारत का स्थान जो है अमेरिका व चीन के बाद तीसरे नंबर पे है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। देश में विद्युत उत्पादन की कुल क्षमता जून 2022 के अंत में 4,03,760 मेगावाट थी, जो बढ़ करके मई 2023 के अंत में 4,17,668 मेगावाट हो गई है। इस प्रकार 11 माह की इस अवधि में विद्युत उत्पादन क्षमता में 13,908 मेगावाट या 3.45% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो देखिए कुल विद्युत उत्पादन क्षमता में जो है, जो आपका 4,17,668 मेगावाट है, में 1,55 मेगावाट या 24% क्षमता केंद्रीय क्षेत्र में है, जबकि आपका 1,05,726 मेगावाट जो है वो अर्थात 25.3 राज्य क्षेत्र में तथा 50.7% क्षमता जो है निजी क्षेत्र में। देखिए जो कुल बिजली हमारे यहाँ उत्पादित होती है उसका 50.7% बिजली जो है वो निजी क्षेत्र में उत्पादित होती है और आपका 25.3% जो है वो आपका राज्य के जो क्षेत्र होते हैं उसमें उत्पादित होती है और वहीं 24% जो है वो केंद्रीय क्षेत्र में उत्पादित होती है। तो यदि आप एनर्जी विद्युत को देखें तो सबसे अधिक विद्युत का उत्पादन कौन करता है? निजी क्षेत्र करता है, फिर उसके बाद राज्य, फिर उसके बाद आपका केंद्र आता है। जुलाई 2023 में काकरापारा संयंत्र कहाँ पे है? गुजरात में 700 मेगावाट की तीसरी इकाई में उत्पादन शुरू होने से देश में परमाणु ऊर्जा क्षमता जो है वो 7,480 मेगावाट हो गई है। ठीक है, अब उन आंकड़ों को हम वहां देख ही चुके हैं, अब यहाँ पे बहुत आंकड़ों को याद करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये देखेंगे तो जल विद्युत का जो योगदान है वो 11.2% है, पवन सौर व अन्य नवीकरणीय का 30.2 है, पवन का आपका 10.3 है। आगे चलते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए यहाँ परसेंटेज याद रखिएगा, 31 मई 2023 की स्थिति के अनुसार कुल स्थापित क्षमता में भाग प्रतिशत के रूप में कुल जो भी स्थापित क्षमता विद्युत की उसमें सौर ऊर्जा का जो भाग है वो कितना है? 16.1% है। बायोमास विद्युत का 2.5 है। वेस्ट टू एनर्जी, वेस्ट टू जो कूड़े इत्यादि से बनाते हैं 0.1%। लघु जल विद्युत से 1.2% है। नाभिकीय से 1.6 है, 1.6 याद रखिएगा। कुल गैर जीवाश्म ईंधन से 43.0 और कुल स्थापित क्षमता 100 हो जाएगी, सबको जोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखिए, अभी हमने ऊपर ही बात की थी कि जो भी हमारे पास कुल स्थापित क्षमता में विभिन्न क्षेत्रों का जो योगदान है
उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका है? निजी क्षेत्र का 50.7 है, फिर राज्य का 25.3 है, फिर आपका केंद्र का 24% है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, एडल एडल गिव हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 के बारे में। देखिए 2 नवंबर 2023 को एडल गिव हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में HCL टेक के संस्थापक शिव नादार और उनके परिवार ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। दान देने में वो नंबर 1 पर रहे हैं। इसके बाद विप्रो के संस्थापक अजीम प्रेमजी हैं और उनका परिवार, ये दूसरे नंबर पे हैं। ठीक है, और देखिए इस सूची में सबसे कम आयु के परोपकारी निखिल कामत का नाम है। निखिल कामत का नाम है। ठीक है, और 47 करोड़ के दान के साथ इन्फोसिस के सह संस्थापक के दिनेश इस वर्ष एडल गिव हुरून परोपकार सूची में नए प्रवेश करता है। इसके अतिरिक्त देखिए फिलेंथ्रोपीज के संस्थापक रोहिणी नीलेकणी 170 करोड़ रुपए के दान से महिलाओं में शीर्ष पर है। इस वर्ष की सूची में 50 भारतीय दानवीरों में 7 महिलाएं हैं और 39 व्यक्तियों के साथ मुंबई भारत की परोपकार राजधानी है। इसके बाद नई दिल्ली है, फिर बेंगलुरु का स्थान आता है। देखिए यहां पर इन चीजों को छोड़ दीजिए, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए जो शीर्ष 5 अग्रणी दानवीर हैं भारत के, वो है शिव नादार नंबर 1 पे, अजीम प्रेमजी दूसरे पे हैं, तीसरे पे मुकेश अंबानी है, चौथे पे कुमार मंगलम बिड़ला है, 5वें पे गौतम अडानी है। जून 2023 तक भारत पर विदेशी ऋण की बात करें तो भारत पर विदेशी ऋण की स्थिति पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट 28 सितंबर 2023 को जारी की, जिसके अनुसार जून 2023 के अंत में भारत पर कुल विदेशी ऋण जो था वो 629.1 अरब डॉलर था। 629.1 अरब डॉलर था, जो मार्च 2023 के अंत में 624.3 अरब डॉलर था। मतलब ये बढ़ गया जून में। इस प्रकार कुल विदेशी ऋण में 4.7 अरब डॉलर की वृद्धि जो है 2023-24 की पहली तिमाही के दौरान दर्ज की गई। बस इतना याद रखिए, इसमें यहाँ बहुत ज़्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिए, कुल विदेशी ऋण में से 80.4% भाग जो है वो दीर्घकालिक ऋण का है, जबकि अल्पकालिक ऋण का जो भाग है वो 19.6 है। दीर्घकालिक ऋण 80.4 है और लघुकालिक जो है वो 19.6% का है। ठीक है, इनको यहाँ पे आपको याद करने की जरूरत नहीं है। एक सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ देखिए। आरबीआई की इस रिपोर्ट के अनुसार जून 2023 के अंत में देश के कुल विदेशी ऋण का जो भी विदेशी ऋण है उसका सर्वाधिक 54.4% भाग जो है वो डॉलर में निरूपित है, मतलब हमें डॉलर में चुकाना होगा। और वहीं दूसरे स्थान पे जो हिस्सेदारी है वो 30.4% भाग जो है वो रुपए में है। मतलब इतना जो ऋण है हम रुपए में चुकाएंगे। और कुल विदेशी ऋण का 5.9% भाग जो है एसडीआर में, 5.7% भाग जापानी येन में तथा 3% भाग जो है यूरो में निरूपित था। और आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। अगला, एयर इंडिया में विस्तारा के विलय को प्रतिस्पर्धा आयोग की मंजूरी मिल गई है। एयर इंडिया में विस्तारा के विलय को जो है एयर इंडिया की मंजूरी दी गई। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने टाटा सन्स के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में टाटा SIA एयरलाइंस TSAL या विस्तारा के विलय को मंजूरी 1 सितंबर 2023 को प्रदान की है। ये जो विस्तारा है, विस्तारा के एयर इंडिया लिमिटेड या एयर इंडिया विलय के बाद एयर इंडिया लिमिटेड का अस्तित्व बना रहेगा तथा 218 विमानों के बेड़े के साथ यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कैरियर तथा दूसरी बड़ी डोमेस्टिक कैरियर विमान सेवा बन जाएगी। ठीक है, इस विलय के पश्चात एयर इंडिया लिमिटेड की इक्विटी में सिंगापुर एयरलाइंस लिमिटेड को कुछ हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए भी अनुमति प्रतिस्पर्धा आयोग ने प्रदान की है। देखिए, एयर इंडिया लिमिटेड जनवरी 2022 से पूर्व सार्वजनिक क्षेत्र की विमान सेवा कंपनी थी, जिसकी 100% हिस्सेदारी टाटा सन्स ने अपने पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी टैलेस प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से 27 जनवरी 2022 को खरीद ली है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका
ये जो आपका TSAL या विस्तारा टाटा सन्स व सिंगापुर एयरलाइंस का संयुक्त उपक्रम रहा है, जो विस्तारा है, जिसमें टाटा सन्स व सिंगापुर एयरलाइंस लिमिटेड की जो इक्विटी है क्रमशः टाटा सन्स की 51% है और आपकी सिंगापुर एयरलाइंस की 49% रही है। तो अब जब विलय हो जाएगा तो इसमें भी सिंगापुर की हिस्सेदारी रहेगी। 2022-23 में देश खाद्यान्नों का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। देश में खाद्यान्नों का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। देखिए, फसल वर्ष 2022-23 के दौरान देश में प्रमुख कृषिगत उपजों का अंतिम अनुमान 18 अक्टूबर 2023 को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। इस नवीनतम अनुमान के अनुसार फसल वर्ष 2022-23 में देश में खाद्यान्नों का उत्पादन जो है रिकॉर्ड कितना रहा है, 329.69 मिलियन टन। ये आंकड़ा याद रखिएगा, 329.69 मिलियन टन। इससे पूर्व 2021-22 में फसल वर्ष में खाद्यान्न का उत्पादन कितना था, 315.62 329.62 मिलियन टन हो गया है। ठीक है, 18 अक्टूबर 2023 को जारी अंतिम आंकड़ों में 2022-23 में गेहूं, चावल और मक्का सहित खाद्यान्नों का कुल उत्पादन अब तक के रिकॉर्ड स्तर पर अनुमानित किया गया है। आगे देखते हैं, अगला है यहां पर देखिए, तिलहनों का उत्पादन भी इस वर्ष रिकॉर्ड स्तर पर अनुमानित है। यहां पर कुल खाद्यान्न कितना है, 329.69 मिलियन टन। ये आप याद रखिएगा। और जो वृद्धि हुई पिछले वर्ष, वो कितना हुई है, 14.07 मिलियन टन। 14.07 मिलियन टन की वृद्धि हुई पिछले वर्ष की तुलना में। ठीक है, इस 2022-23 के दौरान चावल का उत्पादन रिकॉर्ड कितना रहा, 135.76 मिलियन टन रहा है। ठीक है, पिछले वर्ष की तुलना में 6.28 मिलियन टन अधिक रहा है। वहीं गेहूं का उत्पादन जो रहा है कितना रहा है, 110.55 मिलियन टन रहा है और पिछले वर्ष की तुलना में 2.81 मिलियन टन अधिक रहा है। और अंतिम अनुमानों में 2022-23 के दौरान पौष्टिक या मोटे अनाजों का कुल उत्पादन 57.32 मिलियन टन दिखाया गया है, जो कि पूर्व के 2021-22 के आंकड़ों से 6.22 मिलियन टन अधिक है। देखिए, 2022-23 में श्री अन्न का उत्पादन 17.32 मिलियन टन अनुमानित है। वहीं दालों का 26.06 वहीं 2021-22 की तुलना में जो है इस बार दालों का उत्पादन क्या हुआ, 1.24 लाख टन जो है वो कम हुआ। तो देखिए, दालों में क्या हुआ, दालों के उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं तिलहनों की बात करें, तिलहन में तो तिलहन का जो उत्पादन रहा है 2022-23 में वो कितना रहा है, 41.36 मिलियन टन, जो कि 2021-22 की तुलना में 3.39 मिलियन टन अधिक था। ठीक है, और गन्ने की बात करते हैं तो गन्ने का जो उत्पादन रहा है वो 490.53 मिलियन टन रहा है, जो कि 2021-22 की तुलना में 51.11 मिलियन टन अधिक रहा है। वहीं कपास की बात कर लें तो 2022-23 के दौरान कपास का उत्पादन 33.66 मिलियन गांठ, प्रत्येक गांठ 170 किलो का होता है, तो इतने गांठ रहा है, जो कि 2021-22 की तुलना में 2.54 मिलियन गांठें अधिक थी। वहीं 2022-23 के दौरान जूट एवं मेस्ता का उत्पादन 9.39 मिलियन गांठ ये रहा है। ठीक है, यहाँ पर जूट और मेस्ता में एक गांठ में 180 किलोग्राम होता है और यह पूर्व 2021-22 के में प्राप्त किए गए जो उत्पादन था उससे 10.15 मिलियन गांठ उत्पादन से कम है। तो इस प्रकार से जूट और मेस्ता के भी उत्पादन में, आपकी दाल के उत्पादन में कमी दर्ज की गई है और इसके उत्पादन में भी कमी दर्ज की गई है। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ पे ध्यान रखिएगा। दाल के भी उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई है और आपका किसमें, जूट और मेस्ता में भी। ठीक, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं वर्ष 2022-23 में बागवानी उपजों के उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान के बारे में। वर्ष 2022-23 में देश में बागवानी फसलों के दूसरे अग्रिम अनुमान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 19 अक्टूबर 2023 को जारी किए गए। इस वर्ष इन उपजों का कुल उत्पादन 351.92 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर है। ठीक है, देखिए 2022-23 में बागवानी फसलों के उत्पादन के पहले अग्रिम अनुमान 26 जून 2023 को जारी किए गए थे। ये दूसरे अग्रिम अनुमान है। ठीक है, दूसरे जो कि आपके 19 अक्टूबर 2023 को जारी किए गए हैं। यहां पर देखें, जो आपका पहला अग्रिम अनुमान था इसमें बागवानी उत्पादन कितना, 350.87 मिलियन टन। दूसरे में कितना है, 351.92 मिलियन टन। ठीक है,
आगे चलते हैं। देखिए, बागवानी उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान 19 अक्टूबर 2023 को जारी किए गए हैं और जिनके अनुसार बागवानी उपजों के अधीन बुआई क्षेत्र में मामूली वृद्धि ही 2022-23 में दर्ज की गई है। 2021-22 में यह क्षेत्र 28.04 मिलियन हेक्टेयर था, जो 2022-23 में बढ़कर के कितना हो गया, 28.12 मिलियन हेक्टेयर हो गया है। आगे चलते हैं। आगे इन आंकड़ों की हमें जरूरत यहाँ नहीं है, आगे बढ़िए। देखिए, कृषि मंत्रालय के इस आकलन के अनुसार 2021-22 की तुलना में 2022-23 में फलों, सब्जियों, बागवानी फसलों, फूलों व शहद के उत्पादन में वृद्धि का अनुमान है। ठीक है। दूसरे अग्रिम अनुमानों में वर्ष 2022-23 के दौरान देश में बागवानी फसलों का कुल उत्पादन जो है वो 351.92 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो 2021-22 के 347.18 मिलियन टन से 1.37% अधिक है। मंत्रालय की इस आकलन में 2022-23 के दौरान देश में फलों का कुल उत्पादन कितना था, 108.34 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो कि 2021-22 में 107.51 मिलियन टन से अधिक है। सब्जियों का उत्पादन देखें तो सब्जियों का जो उत्पादन है 2022-23 में 212.91 मिलियन टन अनुमानित है, जो कि 2021-22 में प्राप्त किए गए उत्पादन से 1.8% अधिक है। वहीं पे आलू के उत्पादन की बात करें तो आलू का उत्पादन जो है वो 56.18 मिलियन टन से बढ़कर के कितना हो गया है 2022-23 में, वो 60.54 मिलियन टन रहा है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 7.6% अधिक है। वहीं बागवानी फसलों का उत्पादन की बात करें तो ये कितना रहा है, 16.05 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो कि पूर्व वर्ष 2021-22 में प्राप्त किए गए 15.76 मिलियन टन की तुलना में 1.8% अधिक है। देखिए, बागवानी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बागवानी का शाब्दिक अर्थ में उद्यान की खेती, बागानी में फलों, सब्जियां, मशरूम, कट फूलों, सजावटी फूलों और पौधों, मसालों, औषधि फसलों का प्रमुख स्थान है। मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, चाय बागान आदि भी बागवानी में शामिल है। बागवानी या हॉर्टिकल्चर एक तेजी से उभरता हुआ कृषि व्यवसाय है। आगे बात करते हैं। अगला है आपका रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के तहत नमो भारत रेलगाड़ी का परिचालन जो है वो प्रारंभ किया गया है। तो देखिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में विभिन्न शहरों के बीच तीव्र गति से यात्रा के लिए विकसित किए जा रहे रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के तहत दिल्ली मेरठ के साहिबाबाद से दुहाई डिपो के बीच 17 किलोमीटर रूट मार्ग पर रैपिड एक्स ट्रेन का परिचालन 21 अक्टूबर 2023 से शुरू हो गया है। 21 अक्टूबर 2023 से शुरू हो गया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है 20 अक्टूबर 2023 को साहिब से दुहाई की यात्रा करके किया था। आम जनता के लिए इस रूट पर रैपिड एक्स रेलगाड़ी का परिचालन 21 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ हो गया। 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली मेरठ रूट पर यह परिचालन 2025 में शुरू होने की संभावना है। ठीक है, अभी 17 किलोमीटर पर चलाया जा रहा है। देखिए, यह परिचालन 2025 में शुरू होने की संभावना है। आरआरटीएस गलियारे में चलने वाली रेलगाड़ियों को नमो भारत नाम दिया गया है। दिल्ली मेरठ के बीच नमो भारत का परिचालन रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की शुरुआत मात्र है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ही दिल्ली को हरियाणा, उत्तर प्रदेश व राजस्थान के अन्य हिस्सों के साथ जोड़ने के लिए 8 कॉरिडोर्स की पहचान की गई है। यह परियोजना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यातायात के दबाव को कम करने के साथ साथ परिवहन से होने वाले उत्सर्जन में कमी लाने में भी सहायक होगी। आगे बात करते हैं विपणन वर्ष 2024-25 के लिए रबी उपजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में। तो देखिए, विपणन वर्ष 2024-25 और फसल वर्ष कौन से 2023-24 की रबी उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की घोषणा केंद्र सरकार ने 19 अक्टूबर 2023 को की है। विपणन वर्ष 2024-25 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना, महत्वपूर्ण याद रखिएगा, ये 2225 से बढ़ा करके 2275 रुपए कर दिया गया है। 2275 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। इस प्रकार 150 रुपए कितना बढ़ाया गया, 150 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि गेहूं के एमएसपी में की गई। ध्यान रखिएगा, गेहूं का दाम कितना कर दिया गया है, 2275 150 की वृद्धि की गई है। ठीक है, गेहूं का यह समर्थन मूल्य उसकी उत्पादन लागत पर 102% का प्रतिफल किसानों को देगा।
विपणन वर्ष 2023-24 में, विपणन वर्ष 2023-24 में चना का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है? 5,335 प्रति कुंटल था। 5,335 प्रति कुंटल था। 2024-25 में इसकी उत्पादन लागत जो है 3,400 प्रति क्विंटल पर 60% प्रतिफल प्रदान करते हुए जो नया समर्थन मूल्य है, आप नया समर्थन मूल्य याद रखिए, पहले कितना था? 5,335, अब कितना दिया जा रहा है? वो दिया जा रहा है 5,440, 5,440 दिया जा रहा है, ठीक है, प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। वहीं जौ की बात करें तो जौ का कितना था? ये 1158 प्रति क्विंटल था, 1158 रुपये प्रति क्विंटल था। इसके भी एमएसपी में 60% की वृद्धि करते हुए जो है 2024-25 में कितना कर दिया गया है? ये 1850 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। 1850 मतलब 115 रुपये प्रति क्विंटल, मतलब इसमें बढ़ोतरी की गई। कितना? 115 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। नहीं, 115 रुपये नहीं, ज़्यादा बढ़ाया गया है, ठीक है। 1158 था और ये कितना हो गया है? 1850 हो गया है। मसूर का न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,425 प्रति क्विंटल किया गया है। 6,000 मतलब पहले 6,000 था, उसको 6,000 से 6,425 प्रति क्विंटल किया गया, 425 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया। तो सबसे अधिक जो एमएसपी में वृद्धि की गई किसमें की गई है? ध्यान रखिएगा, मसूर में की गई है। किसमें? मसूर में की गई है। आगे चलते हैं। कुसुम जो सनफ्लावर होता है, इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है इसमें 150 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि करते हुए इसे कितना कर दिया गया? 5800 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया, 5800 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं रेपसीड या सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 5,450 प्रति क्विंटल से बढ़ा करके 2024-25 के लिए 5,650 प्रति क्विंटल किया गया है, ठीक है। वहीं 2024-25 के लिए नए न्यू समर्थन मूल्यों में सर्वाधिक वृद्धि किसमें हुई है? मसूर में 425 रुपए की प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई, इसको ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। 200 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि रेपसीड या सरसों के मामले में की गई है। और सबका हम लोगों ने देख लिया, चने के न्यूनतम समर्थन मूल्य में सबसे कम 105 रुपये प्रति क्विंटल की तथा जौ व गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में क्रमशः 115 व 150 प्रति क्विंटल की वृद्धि दर्ज की गई। देखिए, चने में सबसे कम एमएसपी बढ़ाया गया है 105 रुपये, वहीं जौ में 115 और गेहूं में 150 रुपये, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला है श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट में महिला श्रम बल हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 9 अक्टूबर 2023 को जारी श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट 2022-23 के में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार 2022-23 में देश में महिला श्रम बल भागीदारी दर जो है, या इंग्लिश में कहें तो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट FLFPR जो 2021-22 में 32.8% था, वो बढ़ करके कितना हो गया है? ये 37% हो गया है। महिला श्रम बल जो भागीदारी दर थी वो पहले 2021-22 में कितना था? 32.8 था। 2022-23 में ये बढ़कर कितना हो गया? 37% हो गई है। इस प्रकार 4.2% बिंदु की वृद्धि एक वर्ष में हुई है। मंत्रालय की रिपोर्ट में बताया गया कि देश में श्रम में महिला श्रम बल भागीदारी दर 2017-18 में 23.3% थी, जो बढ़ते 2019 में 19-20 में 30% हुई। तो इस प्रकार से ये लगातार सुधार हो रहा है और वर्तमान में कितना हो गई है? ये 37% हो गई है, ठीक है, भागीदारी दर। यहाँ पर आप याद रखिएगा। देखिए, महिला जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं जैसे कि लड़कियों की शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, सुविधा व कार्यस्थल पर सुरक्षा आदि के मामलों में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के चलते भारत में श्रम भागीदारी के मामले में नारी शक्ति ने नए मुकाम हासिल किए हैं। अब बात करते हैं वर्ष 2023-24 में। वर्ष 2023-24 की पहली छमाही के विदेशी व्यापार के आंकड़ों के बारे में। पहली छमाही के देखिए, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा 13 अक्टूबर 2023 को जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 की तुलना में अप्रैल सितंबर 2023 के दौरान वस्तुगत निर्यातों में गिरावट जहां 8.77% रही है, वहीं आयातों में जो है 12.2% की गिरावट दर्ज की गई है। जो हम चीज़ें बेच रहे थे और जो चीज़ें खरीद रहे थे उसमें, तो निर्यात में गिरावट 8.77% है, जबकि आयातों में जो हम लोग बाहर से खरीद रहे थे वो 12.33% की
गिरावट दर्ज की गई है। देखिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत के वस्तुगत निर्यातों में डॉलर मूल्य में लगभग 6% की वृद्धि प्राप्त की गई, जिससे पूरे वित्तीय वर्ष में वस्तुगत निर्यात 447 अरब डॉलर के रहे थे। वहीं किंतु चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में निर्यातों व आयातों दोनों ही में ही ऋणात्मक वृद्धि का सिलसिला बना हुआ है। अब यहां पर चलते हैं आगे। देखिए, वाणिज्य मंत्रालय के अंतिम आंकड़ों के अनुसार अप्रैल सितंबर 2023 के दौरान देश के वस्तुगत निर्यात डॉलर मूल्य कितना रहा, जो हमने निर्यात किया है 211.4 अरब डॉलर। वहीं आयात कितना किया है 326.98 अरब डॉलर। मतलब हमने सामान बेचा 211.4 अरब डॉलर का और सामान खरीदा कितना 326.98 अरब डॉलर। तो हम क्या रहेंगे, हम लोग निगेटिव में रहेंगे। ठीक है। वस्तुगत व्यापार घाटा मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट की बात करें तो अप्रैल सितंबर 2023 के दौरान 115.58 अरब डॉलर का, कितना 115.58 अरब डॉलर का रहा है। सेवाओं के व्यापार की बात कर लेते हैं तो अप्रैल से सितंबर 2023 के दौरान देश के सेवाओं के व्यापार के इन आंकड़ों में सितंबर माह के आंकड़े आरबीआई के अनुमान पर आधारित हैं। इनमें आरबीआई द्वारा बाद में संशोधन अपेक्षित है। वाणिज्य मंत्रालय के 13 अक्टूबर 2023 के अंतिम आंकड़ों में अप्रैल सितंबर 2023 की छमाही में देश में सेवाओं का कुल आयात कितना किया गया है 89.22 अरब डॉलर अनुमानित है, जबकि इसी अवधि में सेवाओं का जो निर्यात है वो 164.89 अरब डॉलर अनुमानित है। मतलब हम सेवाओं को खरीदते कम है, सेवाओं को बेचते ज्यादा है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आइए 2023-24 की पहली छमाही के वस्तुगत एवं सेवाओं के व्यापार के आंकड़ों को मिला करके देखें तो इस छमाही में कुल निर्यात, जिसमें वस्तुगत व डॉलर भी है, ये कुल निर्यात जो है 376.29 अरब डॉलर रहा है निर्यात। ठीक है, तथा कुल आयात जो रहा है कितना रहा है 416.2 अरब डॉलर रहा है। तो यहाँ पे आयात और निर्यात दोनों में गिरावट दर्ज की है। ठीक है, 2023-24 के दौरान। इस प्रकार देखें तो जो व्यापार घाटा होगा कैसे निकालेंगे, आयात जो हमने बाहर से खरीदा है और जो हमने बाहर को बेचा है तो दोनों को माइनस कर देंगे, आयात माइनस निर्यात कर देंगे तो आपका 39.91 अरब डॉलर का व्यापार घाटा ट्रेड डेफिसिट वस्तुओं एवं सेवाओं के विदेशी व्यापार में 2023-24 की पहली छमाही में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इन आंकड़ों में सेवाओं के व्यापार के सितंबर माह के आंकड़े अनुमान पर आधारित हैं, जिनमें संशोधन बाद में आरबीआई द्वारा किया जाना संभावित रहेगा। आगे चलते हैं। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं सिडबी और जोकाटा ने एमएसएमई आर्थिक गतिविधि सूचकांक संपूर्ण लॉन्च किया है। सिडबी और जोकाटा ने जो है एमएसएमई आर्थिक गतिविधि सूचकांक संपूर्ण लॉन्च किया है। तो देखिए, वित्तीय संस्थानों के लिए प्रौद्योगिकी का डिजिटल परिवेश तैयार करने वाला मंच जोकाटा ने सिडबी के साथ मिलकर के एक नया एमएसएमई आर्थिक गतिविधि सूचकांक संपूर्ण पेश किया। तो संपूर्ण क्या है, ध्यान रखिएगा, यह सिडबी और जोकाटा के द्वारा संयुक्त रूप से एमएसएमई आर्थिक गतिविधि सूचकांक है। यह एमएसएमई आधारित उच्च आवृत्ति संकेतक भारत के छोटे और मझोले उद्योगों की स्थिति को बताएगा। पहली बार यह एमएसएमई विशिष्ट उच्च आवृत्ति संकेतक भारत के विकास इंजन इसके एमएसएमई की स्थिति का अध्ययन करेगा, जो देश के समग्र सकल मूल्य वर्धित या जीवीए में 1/4 से अधिक और इसके कुल निर्यात में 40% से अधिक का योगदान देता है। देखिए, जो आपका एमएसएमई सेक्टर है वो देश के समग्र सकल मूल्य वर्धित में 1/4 और जो हमारा कुल निर्यात होता है उसमें 40% से अधिक का योगदान देता है। वर्तमान में उपलब्ध माइक्रो सूचकांक व्यावसायिक अपेक्षाओं को पकड़ते हैं और लोगों की राय या सर्वेक्षण आधारित डेटा पर भरोसा करते हैं। देखिए, 5000 से अधिक एमएसएमई के आधिकारिक जीएसटीएन रिटर्न में दिए गए आंकड़ों के आधार पर संपूर्ण नामक सूचकांक को तैयार किया गया है। तो इसको आप यहाँ पर याद रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 के बारे में। देखिए, विभिन्न देशों के लिए भूख की स्थिति को मापने वाली ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2023 गैर सरकारी संगठन जर्मनी की वेल्थम आपका गेरहिलफ और आयरलैंड की कॉनकर वर्ल्ड वाइड, आप इसका उच्चारण अपने से देख के कर सकते हैं,
द्वारा 12 अक्टूबर 2023 को जारी की गई। दुनिया के कुल 125 देशों वाले इस सूचकांक में भारत का जो है 111वां स्थान है। मतलब 125 देशों में भारत का जो स्थान है वो 111वां है। इससे पूर्व 2021 में 128 देशों के हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान कितना था? 101वां स्थान था। 2022 में 121 देशों में 107वां था। तो इस प्रकार से लगातार देख रहे हैं कि जो आपका हंगर इंडेक्स है इसमें भारत की स्थिति जो है लगातार कमजोर हो रही है। तो 2022 में 107वें स्थान पर, 2023 में 111वें स्थान पर आ गया है। ठीक है, इस सूचकांक में भारत की स्थिति उसके अपने पड़ोसी देशों से बदतर बताई गई है। केवल अफगानिस्तान की स्थिति जो है वो भारत से खराब है। श्रीलंका की स्थिति देखिए, श्रीलंका की जो रैंकिंग है 60 है, म्यांमार की 72 है, नेपाल की 69 है, बांग्लादेश की 81 है, पाकिस्तान के 102 है, भारत की 111 है और अफगानिस्तान की 114 है। 136 देशों के लिए भूख की स्थिति का मूल्यांकन इस वर्ष की रिपोर्ट में किया गया है, किंतु अपर्याप्त आंकड़ों के चलते 185 देशों के लिए ही रैंकिंग का निर्धारण किया गया है। विकसित देशों को इस सूचकांक में आंकलित नहीं किया गया है, नहीं किया जाता है। ठीक है, भूख के मामले में जो देश भारत से भी खराब स्थिति में है उनमें अफगानिस्तान के अतिरिक्त बहुत सारे देश हैं, जैसे मोजाम्बिक है, तिमोर लेस्ते है, हैती है। इनके नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। देखिए, भूख की स्थिति के आकलन के लिए भूख की इसमें सबसे जो लास्ट पे है वो है सेंट्रल अफ्रीकी रिपब्लिक, जहां सबसे अधिक स्थिति खराब है। भूख की स्थिति के आकलन के लिए तैयार किए जाने वाले ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो मान होता है वो 0 से 100 के बीच होता है। 0 से 100 के बीच होता है आपका। ठीक है, देखिए, किसी देश के लिए सूचकांक का मान जितना अधिक होता है, संबंधित देश में भूख की स्थिति उतनी ही अधिक मानी जाएगी। मतलब आप 0 से जितना 100 की तरफ बढ़ेंगे उतना ही आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स उसमें स्थिति आपकी उतनी ही ज्यादा खराब होती जाएगी। मतलब आपकी भूखमरी की समस्या आपके देश में उतनी ही ज्यादा है। तो देखिए, सूचकांक का मान कम होना भूख के मामले में देश की बेहतर स्थिति को दिखाता है। जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के आधार पर संबंधित देश में भूख की स्थिति का आकलन जो है ये कई श्रेणियों में करते हैं। ये यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5 श्रेणियां बनाई गई हैं। लो 0 से 9.9 यदि है, ठीक है, तो ये लो कैटेगरी में आएगा। 10 से 19.9 में मॉडरेट आ जाएगा। 20 से 34.9 के बीच में सीरियस, 35 से 49.9 में अलार्मिंग और 50 से अधिक में एक्सट्रीमली अलार्मिंग हो जाएगा। देखिए, 50 देशों के लिए इस सूचकांक का मान जो है 50 देशों के लिए सूचकांक का मान 9.9 से कम दिखाया गया है, मतलब वो लो कैटेगरी में। इनमें से 20 देश ऐसे हैं जिनके लिए यह सूचकांक 5 से भी कम है। इनमें आपका कुवैत, टर्की, बेलारूस, मोंटेनेग्रो, संयुक्त अरब अमीरात है, सर्बिया, हंगरी, नॉर्थ मैसेडोनिया व उरुग्वे आदि के अतिरिक्त चीन भी शामिल, जहां पर भुखमरी कोई समस्या नहीं है। 5 से कम सूचकांक वाले इन सभी 20 देशों को संयुक्त रूप से सूचकांक में पहली रैंक प्रदान की गई है। भूख की लो स्थिति वाले 50 देशों में आपका उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, मैक्सिको है, छोड़ दीजिए इन सबों को। ठीक है, रूस व ईरान आदि भारतीय देश भी इसमें शामिल है, मतलब भारत भी इसमें आपका शामिल है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो आपका भूख की मॉडरेट स्थिति वाला है 10 से लेके 19.9 वाले में 37 देश हैं। इसमें आपका सुरीनाम है, ओमान, जॉर्डन, मिस्र, सेनेगल, घाना, वियतनाम, दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया, इंडोनेशिया इत्यादि देश हैं। ठीक है, श्रीलंका है। भारत सहित 34 देश, देखिए अब यहाँ भारत की बात कर रहे हैं, भारत सहित 34 देशों के लिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स का मान जो है वो 20 से 34.9 के बीच 20 से 34.9 के बीच आकलित की गई है। तो देखिए 20 से 34.9 कौन सा वाला कैटेगरी है? 34.9 ये सीरियस कैटेगरी में। तो भारत जो है आपका सीरियस कैटेगरी में आता है, जहां पर भूख जो है वो सीरियस स्थिति वाले, मतलब सीरियस माना जाता है। तो भारत जो है सीरियस स्थिति वाले देशों में शामिल किया गया है। तो इस चीज को आप यहां पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, इस वर्ष कुल मिलाकर के 9 देशों के लिए हंगर इंडेक्स का मान जो है वो 35 से 49.9 के बीच रहा है, मतलब अलार्मिंग में रहा है। ठीक है, ये अलार्मिंग में रहे हैं। आगे चलते हैं। वर्ष 2023 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में किसी भी देश में भूख की स्थिति को एक्सट्रीमली अलार्मिंग नहीं बताया गया, मतलब 50 से अधिक नहीं बताया गया। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और इस सूचकांक का जो आकलन है वो 4 मापदंडों के आधार पर किया जाता है। ये 4 मापदंड ये महत्वपूर्ण क्या है? पहला है अंडर न्यूट्रिशन, दूसरा है चाइल्ड वेस्टिंग, तीसरा है चाइल्ड स्टंटिंग व चौथा है चाइल्ड मोर्टेलिटी।
अंडर न्यूट्रिशन, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग व चाइल्ड मोर्टेलिटी शामिल है। इनमें चाइल्ड वेस्टिंग से तात्पर्य क्या है? चाइल्ड वेस्टिंग से तात्पर्य 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में अंडरवेट बच्चों के अनुपात से है, मतलब उनकी आयु के अनुसार उनका वजन का ना होना। जबकि चाइल्ड स्टंट क्या है? 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में कम ऊंचाई वाले बच्चों के अनुपात का माप होना, मतलब जितनी लंबाई उनकी होनी चाहिए उससे कम लंबाई उनका होना। देखिए, रिपोर्ट में भारत सरकार की आपत्ति रही है। भारत सरकार ने भूख की सूचकांक को खारिज करते हुए कहा कि सूचकांक की गणना के उपयोग में लाए जाने वाले 4 संकेतकों में से 3 संकेतक बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित है, अतः यह पूरी जनसंख्या के स्वास्थ्य को नहीं बता सकते हैं। सरकार के अनुसार इस सूचकांक में भारत की छवि को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में दिखाया गया है जो अपनी जनसंख्या की खाद्य सुरक्षा और पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा नहीं करता है। सूचकांक की गणना को त्रुटिपूर्ण बताते हुए इसे देश की छवि को खराब करने का प्रयास सरकार ने बताया, मतलब सरकार ने इस रिपोर्ट को क्या किया है, जो है नकार दिया है। कांतार ब्रांड्स रिपोर्ट 2023 के बारे में बात करें। डब्ल्यूपीपी की रिसर्च विंग कांतार द्वारा सितंबर 2023 में शीर्ष 75 सर्वाधिक मूल्यवान भारतीय ब्रांड्स की सूची जारी की गई है। इसमें इस रिपोर्ट में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड घोषित किया गया है। ठीक है, और आईसीआईसीआई बैंक जो है वो इसमें छठे स्थान पर है। और आपका 7वें स्थान पर कौन है? एशियन पेंट्स है। कोटक महिंद्रा जो है 10वें स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं तो इसमें देखिए आपका नंबर 1 पे जो है टाटा कंसल्टेंसी है, दूसरे पे एचडीएफसी बैंक है, तीसरे पे इन्फोसिस है, चौथे पे एयरटेल है, 5वें पे एसबीआई है। बस ये 5 आप याद रखिए और आपको जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि 5 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है। 81.35 करोड़ गरीबों को प्रति माह 5 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 1 जनवरी 2024 से 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया। अब ये जो 2029 तक ये योजना लागू रहेगी। ठीक है, यह देखिए, यह राष्ट्रीय खाद्य और पोषण सुरक्षा के समाधान के लिए सरकार की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता और दृष्टिकोण को दर्शाता है। सरकार अगले 5 सालों तक इस योजना पर 11.8 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। देखिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2020 में खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोविड-19 महामारी राहत उपाय के रूप में शुरू की गई थी। ठीक है, इस योजना के तहत लाभार्थी को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 5 किलो सब्सिडी वाले खाद्यान्न के अलावा प्रति माह आपका जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है उसके तहत 5 किलो सब्सिडी वाले खाद्यान्न के अलावा प्रति माह 5 किलो मुफ्त खाद्यान्न प्रदान किया जाता है। ठीक है, देखिए एक सेकेंड, आगे बढ़ते हैं। इसी बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 वर्षों के लिए 1261 करोड़ रुपए के मूल्य परिव्यय के साथ 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान करने की केंद्रीय योजना को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही सरकार ने 16वें वित्त आयोग के लिए संदर्भ की शर्तों को भी मंजूरी दे दी है। सिफारिशें 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली 5 साल की अवधि की कवर करेंगे और 31 अक्टूबर और ये जो है आपका 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी, जो 16वां वित्त आयोग है ये, क्योंकि इसकी सिफारिशें जो है वो 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी, जो कि 2031 तक लागू रहेंगी। आगे बात करते हैं। शाब SAAB भारत की रक्षा परियोजनाओं में 100% FDI प्राप्त करने वाली पहली विदेशी कंपनी बनी है। स्वीडन की रक्षा फर्म शाब हाल ही में भारत की रक्षा परियोजनाओं में 100% FDI प्राप्त करने वाली पहली विदेशी कंपनी बनी है। शाब भारत में कंधे से दागे जाने वाले रॉकेट के निर्माण हेतु फैक्ट्री स्थापित करेगी, जिसकी अनुमति भारत सरकार द्वारा उसे प्रदान की गई है। शाब कार्ल गुस्ताफ M4 सिस्टम की नई जनरेशन के निर्माण हेतु भारत में शाब FFB इंडिया की स्थापना की है। शाब, जिसका पूरा नाम है श्वेंका एरोप्लेन एक्ति बोलागेट, पहली बार स्वीडन से बाहर कार्ल गुस्ताफ M4 सिस्टम का निर्माण कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक चीनी उद्योग निकाय की अध्यक्षता भारत को दी गई है। तो देखिए, इसमें आपका 24 नवंबर 2023 को सरकार ने घोषणा की कि भारत 2024 के लिए चीनी और संबंधित उत्पादों के शीर्ष निकाय अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। भारत दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। लंदन में ISO की 63वीं परिषद बैठक में 2024 के लिए संगठन के अध्यक्ष के रूप में भारत को चुना गया है। वैश्विक चीनी क्षेत्र का नेतृत्व करना देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और इस क्षेत्र में देश के बढ़ते कदम का प्रतिबिंब है।
इसका मुख्य लक्ष्य गन्ने की खेती, चीनी और इथेनॉल उत्पादन और उप उत्पादों बाई प्रोडक्ट के बेहतर उपयोग में अधिक टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने के लिए सभी सदस्य देशों को एक साथ लाना होगा। देखिए, वैश्विक चीनी खपत में लगभग 15% हिस्सेदारी और चीनी उत्पादन में लगभग 20% हिस्सेदारी के साथ भारत अंतर्राष्ट्रीय चीनी रुझानों को प्रभावित करता है। अब संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत इथेनॉल उत्पादन में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। नंबर 1 पे संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे पे ब्राजील है, तीसरे पे भारत है इथेनॉल के उत्पादन में। आगे बढ़ते हैं। इस्पात मंत्रालय ने राष्ट्रीय धातु विज्ञान मेटलर्जिस्ट पुरस्कार 2022 प्रदान किया है। तो देखिए, केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने 22 नवंबर 2023 को इन पुरस्कारों का वितरण नई दिल्ली में 4 श्रेणियों में 5 प्रतिष्ठित धातुविदों को प्रदान किया है। डॉक्टर कमाची मुदाली उत्थांडी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य को राष्ट्रीय धातु विज्ञानी पुरस्कार, डॉक्टर रामेश्वर शाह को लौह इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास पुरस्कार, डॉक्टर निलोय कुंडू को युवा धातु विज्ञानी पर्यावरण पुरस्कार, अगिलन मुथमनिकम को यंग धातु विज्ञानी पुरस्कार का मतलब पुरस्कार ही दिया गया है। देखिए, संचालन, अनुसंधान एवं विकास, अपशिष्ट प्रबंधन और ऊर्जा संरक्षण को कवर करते हुए धातुकर्म क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए राष्ट्रीय मेटलर्जिस्ट पुरस्कार प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय मेटलर्जिस्ट पुरस्कार लौह इस्पात क्षेत्र में काम करने वाले मेटलर्जिस्टों को, जो धातु विज्ञानी हैं, इनके उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है। आगे बात करते हैं आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 के बारे में। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 इसे जारी कौन करता है? कनाडा का थिंक टैंक है फ्रेजर इंस्टीट्यूट। इसके द्वारा नवीनतम रिपोर्ट सितंबर 2023 में जारी किया गया है। ठीक है। इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2021 एनुअल रिपोर्ट शीर्षक जारी इस रिपोर्ट में 165 देशों में आर्थिक स्वतंत्रता की स्थिति का आकलन आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स के आधार पर किया गया है। देखिए, इस नवीनतम रिपोर्ट में 165 देशों में भारत को 87वां स्थान दिया गया, जो पिछले वर्ष 86वां था। एक अंक की गिरावट हुई है। ठीक है, तो पिछले साल 2022 में 86वें स्थान पर था और 2023 में 87वें स्थान पर है। फ्रेजर इंस्टीट्यूट की इस रिपोर्ट में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक का आकलन सरकार के आकार, विधि प्रणाली व संपत्ति के अधिकार, स्वास्थ्य धन तक पहुंच जो है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्वतंत्रता, ऋण, श्रम एवं व्यवसाय के नियमन आदि मानकों के आधार पर की जाती है। वर्ष 2023 की रिपोर्ट में प्रस्तुत सूचकांक 2021 के आंकड़ों पर आधारित है। इसमें आकलित आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक का अधिकतम मान 10 है। किसी भी देश के लिए आकलित सूचकांक 10 के जितना निकट होता है, आर्थिक स्वतंत्रता की स्थिति उतनी ही बेहतर मानी जाती है। ठीक है, तो देखिए, भारत के लिए जो इसमें सूचकांक है वो कितना है, स्कोर जो है 6.92 आकलित किया गया है। ठीक है, इस प्रकार से भारत किस स्थान पे है? भारत 87वें, पहले 86 पे था, फिर 87 पहुंच गया। एक अंक की गिरावट हुई है पिछले बार से। रिपोर्ट में आर्थिक स्वतंत्रता के मामले में विश्व में शीर्ष स्थान पे कौन सा है? सिंगापुर है। ठीक है, सिंगापुर ने इस मामले में हांगकांग को पीछे छोड़ा है। तो पहले पे सिंगापुर है, दूसरे पे हांगकांग है, तीसरे पे स्विट्जरलैंड है, चौथे पे न्यूजीलैंड, पांचवें पे अमेरिका। बस इतना याद रखिए, सिंगापुर, हांगकांग, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड और अमेरिका। अन्य प्रमुख देशों को छोड़ दीजिए। देखिए, भारत का अपने पड़ोसी देशों की तुलना में काफी बेहतर आर्थिक स्वतंत्रता के मामले में है। ठीक है, बेहतर स्थिति जो है आर्थिक स्वतंत्रता के मामले में है। जैसे पड़ोसी देशों में नेपाल का 103 है, चीन का 111वां है, श्रीलंका का 116वां है, पाकिस्तान 126वें पे, बांग्लादेश 132 पे, म्यांमार 150 पे है। रैंकिंग में सबसे निम्नतम स्थान किसका है? निम्नतम सबसे लोएस्ट पोजीशन पे कौन है? वेनेजुएला है। आंकड़ों की अनुपलब्धता के कारण उत्तर कोरिया व क्यूबा को सूची में स्थान नहीं दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड कोल एसोसिएशन WCA का नया नाम जो है फ्यूचर कोल ग्लोबल अलायंस फॉर सस्टेनेबल कोल किया गया है। इसका नया नाम क्या है? वर्ल्ड कोल एसोसिएशन का फ्यूचर कोल ग्लोबल अलायंस फॉर सस्टेनेबल कोल। देखिए, वर्ल्ड कोल एसोसिएशन के नाम में यह परिवर्तन कोयला मूल श्रृंखला के आधुनिकीकरण और एक स्थायी मार्ग बनाने के उद्देश्य से किया गया है। तो ध्यान रखिए, बस इतना याद रखिएगा कि नया नाम क्या रखा गया है? फ्यूचर कोल ग्लोबल अलायंस फॉर सस्टेनेबल कोल, ये नया नाम रखा गया है। अब थोड़ा सा इसके बारे में बात करें। विश्व कोयला संघ एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी गैर सरकारी संघ है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। यह यूनाइटेड किंगडम के लंदन में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी कोयला खनन कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड भी इसकी सदस्य है।
इसे वैश्विक कोयला उद्योग का प्रतिनिधित्व करने के लिए बनाया गया था। इसके सीईओ कौन है? मिशेल मिशेल मनुक हैं, जिन्होंने इसकी घोषणा 2023 में नई दिल्ली में की है, इस नए नाम की। ठीक है, देखिए, एसोसिएशन को पहले विश्व कोयला संस्थान कहा जाता था। नवंबर 2010 में इसका नाम बदला गया, फिर से बदल दिया गया है। भारत का प्रथम डिजिटल एस्को प्राधिकरण के बारे में बात करें। प्रथम एस्क्रो प्राधिकरण, देखिए, अक्टूबर 2023 में एस्क्रोपे ने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जिसे शॉर्ट में गिफ्ट सिटी कहते हैं, गांधीनगर से भारत का डिजिटल एस्क्रो नियामक फिनटेक प्राधिकरण प्राप्त किया। एस्क्रोपे एक विशिष्ट ब्रांड के साथ एक डिजिटल एस्क्रो और निपटान मंच है। एस्क्रो प्राधिकरण भारत में लगभग 70 मिलियन लघु और मध्यम उद्यमों को सुरक्षित और कुशल वित्तीय समाधान प्रदान करेगा। आगे बात करते हैं पहली सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा के बारे में। पहली सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा के बारे में रिलायंस जियो ने राष्ट्रव्यापी कवरेज हेतु भारत के दूरदराज के क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंच का विस्तार करने के लिए भारत की पहली हाई स्पीड इंटरनेट पहुंच का विस्तार करने के लिए भारत की पहली उपग्रह आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा जियो स्पेस फाइबर, नाम क्या है, जियो स्पेस फाइबर, पेश किया है। इस पहल का आधिकारिक तौर पर इंडिया मोबाइल कांग्रेस, जो कि 27 से 29 अक्टूबर 2023 को हुआ था, में अनावरण किया गया। इस परियोजना के लिए जियो ने लग्जमबर्ग स्थित उपग्रह दूरसंचार नेटवर्क प्रदाता सेस के साथ साझेदारी की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह उपग्रह आधारित सेवा जियो फाइबर और जियो एयर फाइबर की मौजूदा पेशकशों में जोड़ी गई है। आगे चलते हैं, तो नाम याद रखिए, क्या है आपका, जियो स्पेस फाइबर है, जियो स्पेस फाइबर है। ठीक है, जियो स्पेस फाइबर। भारत के पहले रेफरेंस गैसोलीन और डीजल ईंधन की शुरुआत के बारे में देखिए, 26 अक्टूबर 2023 को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भारत के पहले स्वदेशी रेफरेंस गैसोलीन और डीजल ईंधन की नई दिल्ली में शुरुआत की है। इसका उत्पादन इंडियन ऑयल के पारादीप और पानीपत रिफाइनरियों द्वारा किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा अपनाई गई 4 आयामी ऊर्जा सुरक्षा रणनीति है। कौन सी? ऊर्जा आपूर्ति का विविधीकरण, भारत की खोज और उत्पादन पदचिन्ह बढ़ाना, वैकल्पिक ऊर्जा गैस आधारित अर्थव्यवस्था और ग्रीन हाइड्रोजन और EVS के माध्यम से ऊर्जा संक्रमण के स्रोत और बैठक। देखिए, संदर्भ ईंधन अर्थात गैसोलीन और डीजल संदर्भ ईंधन प्रीमियम उच्च मूल्य वाले उत्पाद हैं। इन ईंधनों का उपयोग ऑटोमोबाइल क्षेत्र द्वारा वाहन के परीक्षण के लिए किया जाता है। भारत इस विशेष ईंधन की मांग को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर है। पारादीप रिफाइनरी से संदर्भ गैसोलीन ईंधन जो है E0, E5, E10, E20, E85, E100 में उपलब्ध होगा। संदर्भ डीजल ईंधन पानीपत रिफाइनरी से B7 ग्रेड में उपलब्ध होगा। आगे बढ़ते हैं। REC लिमिटेड को एसोचैम द्वारा विविधता और समावेशन में सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता पुरस्कार दिया गया है। देखिए, विद्युत मंत्रालय के अधीन एक महारत्न कंपनी है आपका महारत्न CPSE REC लिमिटेड को एसोचैम द्वारा चौथे विविधता और समावेश उत्कृष्टता सम्मेलन, जिसका आयोजन एसोचैम द्वारा चौथे विविधता और समावेशन उत्कृष्टता सम्मेलन, जिसका आयोजन 23 नवंबर 2023 को किया गया, में विविधता और समावेश में नीतियों के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा प्रदान किया गया। देखिए, विविधता और समावेशन में नीतियों के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता पुरस्कार एक ऐसा कार्यस्थल बनाने के लिए REC की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो नवाचार को बढ़ावा देता है और सभी कर्मचारियों के लिए समान अवसरों को बढ़ावा देता है। ठीक है, देखिए, अक्टूबर में जोखिम प्रबंधन में REC के असाधारण प्रदर्शन को देखते हुए इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर द्वारा गोल्डन पिकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त इसे डन एंड ब्रैडस्ट्रीट PSU अवार्ड 2023 में भी वित्तीय सेवा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय PSU पुरस्कार मिला है। आगे बढ़ते हैं। अंकटाड की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 के बारे में। अंकटाड की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023, तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन अंकटाड की 5 जुलाई 2023 को 2023 यहाँ 13 लिखा 2023 को जारी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2022 आय कुल के अनुसार जो FDI हुआ है, एक सेकेंड, देखिए,
इस वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2022 में आए कुल 1295 अरब डॉलर की एफडीआई में विकसित देशों में कुल 378 अरब डॉलर का एफडीआई प्राप्त हुआ और 916 अरब डॉलर का जो एफडीआई हुआ है वो विकासशील देशों में प्राप्त हुआ है। ठीक है, जो टोटल एफडीआई पूरे विश्व में आया है 1295 अरब डॉलर, इसमें से 378 अरब डॉलर जो है वो विकसित देशों में गया है और 916 अरब डॉलर जो है वो विकासशील देशों में गया है, जैसे भारत में। वहीं भारत में इस अवधि में 49 अरब डॉलर 49 अरब डॉलर का विदेशी निवेश प्राप्त हुआ, जो 2021 में प्राप्त किए गए 55 अरब डॉलर की तुलना में 11% कम हुआ। मतलब भारत में एफडीआई में कमी दर्ज की गई है। ठीक है, रिपोर्ट में भारत ग्रीनफील्ड परियोजना घोषणाओं के लिए तीसरा सबसे बड़ा मेजबान देश और दक्षिण एशिया में अंतर्राष्ट्रीय परियोजना वित्त सौदे के लिए दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। दुनिया के विकसित देशों में पिछले साल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई में 37% की गिरावट आई है, जबकि उस अनुपात में भारत में 10% अधिक विदेशी निवेश आया है। ठीक है, इस दौरान एशियाई विकासशील देशों में 2021 की तरह ही 662 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया। यह आंकड़ा वैश्विक स्तर पर मिले कुल एफडीआई का करीब आधा है। रिपोर्ट के अनुसार भारत और आसियान देश, भारत में 10% और आसियान में 5% की वृद्धि के साथ एफडीआई के सबसे उत्साही प्राप्त करता है। विगत वर्ष जिन 5 देशों में सबसे ज्यादा करीब 80% एफडीआई आया है उनमें भारत, चीन, सिंगापुर, हांगकांग और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। चीन में एफडीआई 5% से बढ़कर के 189 अरब डॉलर पहुंच गया है। हालांकि हांगकांग में 16% घट करके 118 अरब डॉलर रह गया है। देखिए, अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार भारत में इसलिए निवेश बढ़ रहा है क्योंकि वह तेजी से विकास की राह पर अग्रसर है। भारत सरकार बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ा रही है। कई क्षेत्रों में तेजी से सुधार हो रहा है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल वैश्विक एफडीआई 12% घट करके 1.3 लाख करोड़ डॉलर रह गया। यूक्रेन युद्ध, खाने पीने की वस्तुओं एवं ऊर्जा की कीमतों में तेजी और सार्वजनिक कर्ज बढ़ने की वजह से वैश्विक एफडीआई में गिरावट आई है। सिंगापुर दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में सबसे ज्यादा 141 अरब डॉलर का विदेशी निवेश प्राप्त किया है दक्षिण पूर्व एशिया में। ठीक है, जो 2021 के मुकाबले में 8% अधिक है। और वहीं वियतनाम में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 39% की बढ़ोतरी के साथ अब तक उच्च स्तर 17 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। देखिए, रिपोर्ट के अनुसार चीन और हांगकांग एशिया में सबसे बड़े निवेशक बने रहे। इसके बाद अमेरिका, जापान और सिंगापुर का स्थान है। रिपोर्ट के अनुसार चीन और हांगकांग एशिया में सबसे बड़े निवेशक बने रहे। इसके बाद अमेरिका, जापान और सिंगापुर का स्थान आता है। अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार विकासशील देशों को 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी को प्राप्त करने के लिए सालाना निवेश घाटे का सामना करना पड़ रहा है। लक्ष्य पाने के लिए जितने निवेश की जरूरत है उससे कम निवेश मिल रहा है। यह निवेश घाटा अब बढ़कर के 4 लाख करोड़ डॉलर पहुंच गया है। देखिए, विकासशील देशों को नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में हर साल करीब 1.7 लाख करोड़ डॉलर के निवेश की आवश्यकता है, जबकि उन्हें 2022 में सिर्फ 544 अरब डॉलर का ही निवेश मिला है। विश्व निवेश रिपोर्ट की इस 33वें संस्करण की थीम क्या थी? इन्वेस्टिंग इन सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल। इन्वेस्टिंग इन सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल। ठीक है, तो देखिए यहां पर जो है शीर्ष एफडीआई अंतर प्रवाह वाले जो देश हैं, जहां पे सबसे अधिक एफडीआई आया है, तो अमेरिका नंबर 1 पर है, चीन दूसरे पे है, सिंगापुर तीसरे पे है, हांगकांग चौथे पे है और ब्राजील 5वें पे है और भारत आपका जो है 7वें पे है। भारत 8वें पे है। तो भारत क्या रखिएगा 8वें। पहले पे अमेरिका, दूसरे पे चीन है, तीसरे पे सिंगापुर और भारत 8वें पे है जहां पे एफडीआई आया है। और शीर्ष एफडीआई बाह्य प्रवाह वाले, मतलब जहां से एफडीआई बाहर गया है, तो सबसे अधिक एफडीआई कहां से गया है? अमेरिका से। अमेरिका से अधिक निवेश किया गया दूसरे देशों में, तो अमेरिका नंबर 1 पे है, जापान दूसरे पे है, चीन तीसरे पे है। तो 3 याद रखिएगा, अमेरिका, जापान, चीन, अमेरिका, जापान, चीन। और भारत इस मामले में 20वें स्थान पर है। भारत इस मामले में 20वें स्थान पर है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में 2023। नीति आयोग का राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के बारे में देखिए, नीति आयोग ने 15 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया था। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वीवीआर सुब्रमण्यम द्वारा जारी इस सूचकांक में गरीबी से मुक्त लोगों की जानकारी दी गई है। यह राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के बीच बहुआयामी गरीबी को कम करने में भारत की प्रगति को दर्शाता है। नीति आयोग के अनुसार 2015-16 से 2019-21 के बीच
5 वर्षों में 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की दर में तेज गिरावट आई है। 2015-16 और 2019-21 के दौरान गरीबी दर जो है ग्रामीण क्षेत्रों में वो 32.59% से घट करके 32.59% से घट करके 19.28% रह गई है गरीब ग्रामीण क्षेत्र में। इसी समय अवधि में शहरी क्षेत्र में गरीबी दर जो है 8.65% से घट करके 5.27% रह गई है। ठीक है, गांव में 32.59 से 19.28 हो गई है और शहरों में 8.65 से घट करके 5.2% हो गई है। इस रिपोर्ट में 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों तक तथा 707 प्रशासनिक जिलों में बहुआयामी गरीबी का आकलन प्रस्तुत किया गया है। देखिए, इस सूचकांक का उद्देश्य महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सूचकांकों के निगरानी तंत्र का लाभ उठाना है, जिससे परिणामों में सुधार लाने के लिए इन सूचकांकों के उपयोग को सक्षम किया जा सके और वैश्विक स्तर पर इन सूचकांकों में भारत के प्रदर्शन में उन्हें प्रतिबिंबित किया जा सके। ठीक है, तो यहां पर देखिए, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आंकड़ों के आधार पर केंद्र सरकार के थिंक टैंक ने पाया कि भारतीय आबादी में बहुआयामी गरीबों की हिस्सेदारी 2015-16 से 2015-16 में 24.85% से घट करके 2019-21 में ये 14.96% हो गई है, जो 9.8% की गिरावट को दर्शाती है। नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि बहुआयामी गरीबी के अनुपात में सबसे तेजी से कमी जो है कहां देखी गई है? उत्तर प्रदेश में देखी गई है, जहां 34.3 मिलियन लोग 34.3 मिलियन अर्थात 3.43 करोड़ बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। ठीक है, तो ये आपका महत्वपूर्ण, टोटल कितने निकले हैं पूरे देश में? 13.5 करोड़, और उसमें से भी आपका सबसे अधिक कहां से निकले हैं? 3.43 करोड़ आपका उत्तर प्रदेश में। इसके बाद बिहार का नंबर आता है, फिर मध्य प्रदेश तीसरे पे है, राजस्थान चौथे पे, पश्चिम बंगाल पांचवें पे है। देखिए, यहां पर बात करें बहुआयामी गरीबी वाले जो शीर्ष राज्य हैं, बहुआयामी गरीबी वाले जो शीर्ष राज्य हैं, उसमें बिहार नंबर 1 पर है, झारखंड दूसरे पे है, मेघालय तीसरे पे है, उत्तर प्रदेश चौथे पे, मध्य प्रदेश पांचवें पे है। ठीक है, बिहार नंबर 1 पर है, झारखंड दूसरे पे है, मेघालय तीसरे पे है, उत्तर प्रदेश चौथे पे है और मध्य प्रदेश पांचवें पे है। पिछले दिनों जारी ग्लोबल एमपीआई अर्थात ग्लोबल बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार 109 देशों में भारत का स्थान कितना था? 66वां था, 66 था। ठीक है, सूचकांक के अनुसार एमपीआई मूल्य जो है 0.117 से लगभग आधा होकर के 0.066 हो गया और वर्ष 2015-16 से 2019-21 के बीच गरीबी की तीव्रता 47% से घट करके 44% हो गई है। इस सुधार के परिणाम स्वरूप भारत 2030 की निर्धारित समय सीमा से काफी पहले एसडीजी लक्ष्य 1.2 को प्राप्त करने के पथ पर अग्रसर है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में पोषण में सुधार, बच्चों के स्कूल जाने की व्यवस्था, स्वच्छता और रसोई के लिए ईंधन की व्यवस्था ने गरीबी में कमी लाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। यह सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के आधार पर गरीबी को परिभाषित करने का समग्र तरीका है। इसके माध्यम से राष्ट्रीय, राज्य और जिलों के स्तर पर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में सुधार की योजनाओं का आकलन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, निर्यात तैयारी सूचकांक रिपोर्ट 2022 के बारे में, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स या एपीआई रिपोर्ट 2023 के बारे में। इसे जारी कौन किया है? नीति आयोग ने। ये तीसरा निर्यात तैयारी सूचकांक है जिसे नीति आयोग ने जारी किया 17 जुलाई 2023 को। देखिए, रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2022 के लिए वैश्विक व्यापार संदर्भ में भारत के निर्यात प्रदर्शन पर चर्चा की गई है। इसके बाद देश के क्षेत्र विशेष के निर्यात प्रदर्शन का संक्षिप्त वर्णन किया गया। रिपोर्ट में देश के जिलों को निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है और देश में व्यापारिक निर्यात का जिला स्तरीय विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। सूचकांक के लिए देश के सभी 36 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को 4 श्रेणियों, तटीय राज्य, भूमिबद्ध राज्य, लैंडलॉक्ड स्टेट, हिमालयी राज्य और केंद्रशासित प्रदेश व छोटे राज्यों में बांटा गया है। केंद्रशासित व छोटे राज्यों में 0 से 100 मान वाले इस सूचकांक का मान किसी राज्य के लिए जितना अधिक है उतना ही अधिक यह उस राज्य की निर्यात तैयारी और क्षमता को दर्शाता है। मतलब जितना आप 100 के तरफ जाएंगे उतना आपकी क्षमता अधिक मानी जाएगी। ईपीआई 2022 के जो प्रमुख बिंदु है वो क्या है? राज्यों का प्रदर्शन। शीर्ष प्रदर्शनकर्ता में देखें, इसमें तमिलनाडु शीर्ष स्थान पर है और शीर्ष पर है आपका तमिलनाडु, दूसरे पे महाराष्ट्र है, कर्नाटक तीसरे पे है। वहीं ईपीआई 2021 जो कि वर्ष 2022 में जारी किया गया था, गुजरात शीर्ष स्थान पर था, अब वह चौथे स्थान पर चला गया है। ठीक है, इस बार तमिलनाडु नंबर 1 पर है और गुजरात चौथे पे है। निर्यात मूल्य, निर्यात एकाग्रता और वैश्विक बाजार फुटप्रिंट सहित निर्यात प्रदर्शन संकेतकों के कारण
ही तमिलनाडु जो है शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य बना हुआ है। देखिए, तमिलनाडु ऑटोमोटिव्स, चमड़ा, वस्त्र और इलेक्ट्रॉनिक्स सामाजिक क्षेत्रों में लगातार अग्रणी रहा है। वहीं पहाड़ी या हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड जो है वो शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश है, फिर मणिपुर है, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय इनका नाम आता है। तो ध्यान रखिएगा, पहाड़ी राज्यों या हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड है। स्थलबद्ध क्षेत्रों में जो है इनमें आपका हरियाणा जो है वो शीर्ष स्थान पर है। हरियाणा के बाद तेलंगाना है, फिर आपके तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है, चौथे पे पंजाब है, ये याद रखिएगा। केंद्र शासित प्रदेश और छोटे राज्यों में इसमें गोवा जो है नंबर 1 पर है, गोवा नंबर 1 पर है, दूसरे पे जम्मू कश्मीर है, फिर दिल्ली है, और फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, फिर लद्दाख है। ठीक है, पहले पे गोवा है, दूसरे पे जम्मू कश्मीर है, तीसरे पे दिल्ली है, चौथे पे अंडमान निकोबार है, पांचवें पे आपका लद्दाख है। आगे चलते हैं। आगे वर्ष 2021 में वैश्विक व्यापार जो कोविड-19 महामारी के प्रभाव से उभरता हुआ पाया गया है। वस्तुओं की बढ़ती मांग, राजकोषीय नीतियों, वैक्सीन वितरण और प्रतिबंधों में ढील जैसे कारकों का विगत वर्ष की तुलना में वस्तु व्यापार में 27% की वृद्धि और सेवा व्यापार में 16% की वृद्धि का योगदान रहा है। देखिए, फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के कारण अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण अनाज, तेल और प्राकृतिक गैस जैसे क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। वस्तुओं के व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है और वर्ष 2021 की चौथी तिमाही तक सेवा क्षेत्र व्यापार जो है वो महामारी पूर्व स्तर पर पहुंच गया है। वैश्विक मंदी के बावजूद वर्ष 2021-22 में भारत का निर्यात अभूतपूर्व रूप से 675 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया है, जिसमें वस्तु व्यापार 420 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। देखिए, वित्त वर्ष 2022 में वस्तु निर्यात मूल्य जो है वो 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक रहा है। मतलब जो हमारा लक्ष्य था उससे अधिक रहा है। मार्च 2022 तक यह 422 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। इस प्रदर्शन के कई कारण हैं। वैश्विक स्तर पर वस्तुओं की बढ़ती मांगे, बढ़ती कीमतें, विकसित देशों से बढ़ती मांग के कारण भारत के वस्तु निर्यात में काफी वृद्धि हुई है। देखिए, निर्यात तैयारी सूचकांक में शीर्ष राज्यों में से छह तटीय राज्य हैं, इसमें तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात जैसे राज्यों ने सभी संकेतकों में सबसे अच्छे प्रदर्शन किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार निर्यात के दृष्टिकोण से गुजरात का जो जामनगर देश का शीर्ष जिला बना हुआ है। इसके बाद सूरत दूसरे नंबर पे है, मुंबई तीसरे पे है, फिर पुणे है, भरूच है, कालीपुंजरम है, कांचीपुरम है, अहमदाबाद है, उत्तर प्रदेश का गौतम बुद्ध नगर है, बेंगलुरु है, इनका भी स्थान आता है। तो जामनगर का नाम याद रखिएगा। ये निर्यात के दृष्टिकोण से जो जामनगर है गुजरात का, ये देश का शीर्ष जिला बना हुआ है। जहां तक नीतिगत पारिस्थितिक तंत्र के सकारात्मक पहलुओं का सवाल है, कई सरकारों ने अपनी सीमाओं के भीतर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक उपाय व नीतियां लागू की हैं। देखिए, यहां पर थोड़ा सा देखें। देखिए, जिला स्तर पर देश के 73% जिलों में निर्यात कार्य योजना के साथ साथ 99% से अधिक एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत आते हैं। देखिए, जिला स्तर पर देश के 73% जिलों में निर्यात कार्य योजना के साथ 99% से अधिक एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर ये रैंकिंग है, इस रैंकिंग को आगे बढ़ते हैं। देखिए, ईपीआई 2022 के 4 स्तंभ जो हैं वो है नीति स्तंभ, बिजनेस इकोसिस्टम, निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र, और चौथा है आपका क्या है, निर्यात प्रदर्शन। ईपीआई के 4 स्तंभों में 10 उपस्तंभ हैं। अब वो जो 10 उपस्तंभ उनको आपको याद करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। एचडीएफसी का एचडीएफसी बैंक में विलय किया गया। देखिए, आवास वित्त क्षेत्र की निजी क्षेत्र की कंपनी एचडीएफसी हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन का विलय 1 जुलाई 2023 को एचडीएफसी बैंक में कर दिया गया है। एचडीएफसी बैंक में हो गया है। इस विलय के लिए योजना की घोषणा पहले ही अप्रैल 2022 में की जा चुकी थी। सभी वैधानिक औपचारिकताओं के पश्चात इस विलय के लिए मार्ग जून 2023 में प्रशस्त हो गया। तब विलय प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए दोनों वित्तीय संस्थानों के निदेशक मंडलों की अलग अलग बैठकें हुई। कब हुई इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना याद रखिए कि जो एचडीएफसी था, आवास वित्त क्षेत्र की निजी क्षेत्र की कंपनी हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसका विलय 1 जुलाई 2023 को एचडीएफसी बैंक में कर दिया गया है। इतना आपके लिए यहां पर महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस विलय के पश्चात बाजार पूंजीकरण की दृष्टि से एचडीएफसी बैंक देश में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पश्चात दूसरी बड़ी कंपनी बन गई तथा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस को इसने तीसरे स्थान पर पिछाड़ दिया। तो रिलायंस पहले पे है, दूसरे पे आपका ये हो गया एचडीएफसी बैंक हो गया, तीसरे पे टीसीएस हो गया। ठीक है, देखिए, एक आवास ऋण संस्थान के रूप में एचडीएफसी की स्थापना 1977 में हुई थी, 1977 में हुई थी।
इसकी अनुषंगी इकाई के रूप में एचडीएफसी बैंक की स्थापना 1994 में की गई थी। आज एचडीएफसी बैंक देश में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। एचडीएफसी बैंक जो है देश में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। 1 जुलाई 2023 में एचडीएफसी का विलय अपनी ही अनुषंगी इकाई एचडीएफसी बैंक में हो गया। ध्यान रखिएगा, जो आपका आवास ऋण संस्थान था एचडीएफसी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1977 को, 1977 में हुई थी। जबकि इसकी अनुषंगी इकाई के रूप में एचडीएफसी बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी। अब ये जो एचडीएफसी बैंक था, ये आवास वाला, सॉरी एचडीएफसी बैंक नहीं, आवास ऋण संस्थान एचडीएफसी जो था, इसका विलय एचडीएफसी बैंक में उसकी अपनी अनुषंगी में कर दिया गया है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।